ये क्वेश्चन इसी साल CBSE 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था। CBSE क्या करता है, CBSE टोटल 16 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बनाता है और ये क्वेश्चन उन 16 में से 12 to 14 सेट्स के अंदर था। मतलब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप आज का लेक्चर ये पूरा देखते हैं तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को ही नहीं सीखेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो सिंगल मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, असर्शन रीजन हो, लॉन्ग आंसर हो, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और यह है हमारा लेक्चर नंबर 8 एसिड बेसिस सॉल्ट्स का। अब लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसमें हमने NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था और ये भी देखा था कि सोडियम क्लोराइड जो है उससे कई केमिकल्स बनते हैं, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। और आज हम उन्हीं केमिकल्स के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से केमिकल्स सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके बनते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारा जो पहला केमिकल है आज का जो सोडियम क्लोराइड से बनता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है NaOH और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है हमारा कॉस्टिक सोडा। वही मैं देखो लैंग्वेज में लिख के लाया हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा NaOH का। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सभी बच्चों को पता होगी पहले से ही। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रोडक्शन की कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रोडक्ट मतलब कि उसे बनाया कैसे जाता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसका प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड ही यूज़ होगा। कैसे बनते हैं आओ देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होता है ना कि हमें क्या करना है, जो कंसंट्रेटेड जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करानी है और उस प्रोसेस में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में ब्राइन सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। इसका एक अलग नेम है, बस ऐसे समझ लो कि जो हमारा नमक है ना, टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इसको जब हम वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और वो एक्वस सॉल्यूशन ना कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अब हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं उन पे भी हम पीछे बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। इस कंसंट्रेटेड जो हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग स्पेशल नेम देते हैं जिसे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे गेम ऑफ थ्रोन में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ब्रायन स्टार्क और वो फाइनल सीजन में जाके वही आयरन थ्रोन पे जाके बैठता है। खैर, अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो ब्रायन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, होता है ना कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें एक पूरा अलग से सेटअप बनाना पड़ता है। अगर तुम्हें याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने मतलब कि वाटर H2O को डिकम्पोज करके देखा था, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी वाटर की, तो उसका एक पूरा अलग सा सेटअप बना था। इसीलिए जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किसी भी रिएक्शन में करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग सेटअप चाहिए होता है। और तुम देख लो ये वाला जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे भी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं हमें क्या क्या सेटअप की कैसा सेटअप होगा, किस चीज़ों की ज़रूरत होगी और कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। ये देखो, ये रहा हमारा पूरा सेटअप, इस तरह से पूरा बनेगा। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर टैंक टाइप का है बड़ा सा, उसके अंदर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड्स डाल रखे हुए हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा है, दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा है। और ये देखो इधर साइड ये एक मतलब कि इनलेट पाइप जैसा लगा हुआ है इधर साइड, और इधर साइड भी एक पाइप लगा हुआ है। ऊपर से 2 आउटलेट लगे हुए हैं जिनमें से 2 गैस टाइप की बाहर आ रही हैं और इलेक्ट्रोड के पास अगर तुम देखोगे तो बबल्स टाइप के बन रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो इनलेट है हमारा, ये वाला, इसमें एक पाइप को कनेक्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसा ही है, लेकिन जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसके अंदर ना एक पाइप को कनेक्ट किया जाएगा इस जगह पे, और उस पाइप के थ्रू हम लोग इसके अंदर क्या फ्लो कराएंगे, इसके अंदर हम लोग फ्लो कराएंगे NaCl का एक्वस सोल्यूशन। NaCl का एक्वस सोल्यूशन फ्लो कराएंगे, वो भी कंसनट्रेटेड होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ब्राइन सोल्यूशन हो जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इस वाले इनलेट से हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन को इनलेट कराएंगे इस वाले टैंक के अंदर। ठीक है, ये इसके यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोड वगैरह लगे हुए हैं, ये जो अंदर तुम्हें लिक्विड टाइप का भरा हुआ पूरा लग रहा है, इसके अंदर पूरा ब्राइन सॉल्यूशन ही भरा हुआ है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। अब NaCl है और इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या होगा, हमारे पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे। पहले तो हमारे पास Na+ ही होगा, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास Na+ होगा और Cl- होगा। दूसरा एक्वस है तो वाटर होगा, वाटर का हमारे पास H+ होगा और OH- होगा। ठीक है, ये 4 आयंस इस पूरे
जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा बोल लो, उसके अंदर पूरे के अंदर सिस्टम में भरे होंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, जैसे तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्मिनल है जो बैटरी के रेड मतलब कि पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एनोड। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी तब हम लोगों ने देखा था, ये वाला जो टर्मिनल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। ये वाला मैं थोड़ा बना देता हूँ, ये वाला जो पूरा टर्मिनल है ये हमारा एनोड है। इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। निगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा इलेक्ट्रोड है, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रोड किससे मिलकर बने होते हैं, मतलब किस मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं, मैं तुम्हें पहले बताया था, इसका जवाब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इलेक्ट्रोड किससे बने होते हैं, ये कार्बन की रॉड्स होती हैं, स्पेशली कार्बन का कौन सा मटेरियल यूज़ होता है वो तुम्हें बताना है। ठीक है, तो इसके ऊपर होगा निगेटिव चार्ज और इस पूरे टैंक के अंदर ये चारों के चारों आयंस प्रेजेंट होंगे। अब अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्जेस को, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये निगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो निगेटिव आयंस का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव आयंस का फ्लो इस तरह से होगा। ठीक है, निगेटिव आयंस इस तरह से फ्लो करेंगे। निगेटिव आयंस में हमारे पास कौन कौन से हैं, Cl माइनस है और OH माइनस है। ठीक है, ये वाले दो जो आयंस होंगे वो इधर साइड एनोड की तरफ जाएंगे। अब बात कर लें अगर अपन लोग पॉजिटिव आयंस की, तो इसके ऊपर पूरा निगेटिव चार्ज है कैथोड के ऊपर, तो ये अपोजिट चार्ज में हमारे पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव आयंस में कौन कौन है, सोडियम है हमारे पास Na+ और हमारे पास H+ है। ठीक है, ये दो आयंस H+ और Na+ इधर कैथोड की तरफ जाएंगे और एनोड की तरफ जाएगा Cl- और OH-। ठीक है, अब होगा क्या, जब Cl- यहाँ पे जाएगा, Cl बहुत सारी क्लोरीन इकट्ठी होने लगेगी और क्लोरीन आपस में ही रिएक्ट करके क्या बनाने लगेगा, क्या बनने लगेगी, यहाँ पे हमारे पास बनने लगेगी Cl गैस, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। ये जो तुम्हें धुआं जैसा उड़ता हुआ इस वाले आउटलेट से निकलता हुआ दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारी है क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे जो हमारा कैथोड है इसके पास भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पे बहुत सारी हाइड्रोजन इकट्ठी हो रही है, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाने लगेंगे, आपस में रिएक्ट करके बनाने लगेंगे हमारे पास हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ये जो तुम्हें धुआं जैसा उड़ता हुआ दिख रहा है इस साइड, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो एनोड के पास बनेगी हमारे पास क्लोरीन गैस, कैथोड के पास बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ये दो चीज़ें बन गई। अब क्या होगा, जो सोडियम देखो इधर साइड जा रहा है, सोडियम भी कैथोड के पास जा रहा है। अब इस पूरे सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन तो चल ही रही है लेकिन फिर भी ब्राइन सोल्यूशन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो उसी के साथ ये जो Na+ है ये OH- के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखो Cl तो क्लोरीन बन के उड़ गई, हाइड्रोजन हमारी हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गई। अब बचा कौन कौन, OH- बचा और Na+ बचा, ये दोनों बचे। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इस ये वाला जो आउटलेट पाइप है यहाँ से हमारे पास मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो आउटलेट पाइप है यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, NaOH का एक्वस सोल्यूशन। ये हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें जो चाहिए, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस केमिकल की हम बात कर रहे हैं वो केमिकल हमारा यहाँ से निकलेगा इस वाले आउटलेट वाले पाइप से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब वो बात इलेक्ट्रोलिसिस की आ जाती है, एग्जामिनर जब इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन पूछता है ना तो उसके पास बहुत सारे मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाने के चांसेस बन जाते हैं। अब वो तुमसे पूछेगा एनोड के पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है। वो ये भी पूछ सकता है कि एनोड की तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होता है ना कि जब ये रिएक्शन होती है तो ये जो दोनों आउटलेट और इनलेट वाला सिस्टम है इनमें पाइप को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है और लगातार ब्राइन सॉल्यूशंस को इसमें मूव कराया जाता है। इसमें लगातार, जैसे कि नहीं कूलर की पंप लगातार पानी चलाती रहती है, वैसे उसी तरह से इसमें पानी चलता रहता है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो तुम्हें बीच में वाइट कलर की एक लाइन जैसी दिख रही है इसे बोलते हैं, ये हमारे पास है मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे पास, मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो हम लोग चाय बनाते हैं ना, टी बनाते हैं, तो फिर हम जब चाय बनाने के बाद ना उसे फ़िल्टर करते हैं, चाय को छानते हैं ना, तो हिंदी भाषा में जो चीज़ हमारे यहाँ पे हम उसे बोलते हैं चलनी। ठीक है, चलनी से चाय को छाना जाता है। तो बस ये एक तरीके से छलनी टाइप की है, एक मेम्ब्रेन टाइप की होती है, पतली सी एक लेयर टाइप की होती है जो इन आयंस को पास करने देती है खुद से। ठीक है, बाकी बड़े पार्टिकल्स को पास नहीं करने देती, ऐसा समझ लो। तो बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होती है। अब ये हमारा पूरा तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है हमारे ब्राइन या NaCl एक्वस सोल्यूशन की, जिससे हमें NaOH बनता है। अब आओ इसकी रिएक्शन को लिख लेते हैं, जो हमारी रिएक्शन होगी यहाँ पे एक्चुअल में वो क्या होगी। तो हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले NaCl लिया, किस फॉर्म में लिया था, एक्वस फॉर्म में लिया। इसमें हमने क्या डाला था, H2O लिया था। ठीक है, H2O तो लिक्विड होता ही है, वो तो सबको पता है।
क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुए। सबसे पहले तो जिसकी हमें ज़रूरत थी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना, किस फॉर्म में बना, एक्वस फॉर्म में। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बनी, क्लोरीन गैस बनी हमारे पास, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो रुक जाओ, इसे इधर लिख देता हूँ, ये हमारे पास बनी हाइड्रोजन गैस। ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास बने। इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखो इधर साइड 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये, एक ये, 3। तो अब हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इधर 2 ही हाइड्रोजन है तो इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन जब बैलेंस करें तो देखो 2 सोडियम हो गए, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। बैलेंसिंग तो तुम्हें आ ही गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये रिएक्शन आई हमारी पूरी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, ये किस वजह से हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। ये हमारी पूरी रिएक्शन आई कि कैसे हमने NaCl सोडियम क्लोराइड से वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। रुको इसका नेम भी मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये हमारा इसका कॉमन नेम होता है। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है इस इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन वो तुमसे ये पूछेगा कि एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस मिल रही है। देखो एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब ऐसे लॉजिकली याद रखो, देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली देखो एनोड पॉजिटिव है और क्लोरीन जो था Cl माइनस था, तो एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है। Cl2 गैस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग होशियार हो, सब खुद समझ जाओगे कि क्लोरीन मतलब क्लोरीन गैस है। और ऐसा ही कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, कैथोड हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है एट कैथोड, कैथोड, ठीक है। कैथोड हमारा निगेटिव टर्मिनल है। कैथोड पे कौन सी गैस मिल रही थी हमें, हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। क्यों मिल रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन H+ बनाता है तो वो माइनस से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो Na वाला सिस्टम था, ये जो Na आयन था, सोडियम आयन था हमारे पास, ये भी देखो कैथोड की तरफ भाग रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव आयन था। तो जो हमें मिलता है ना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है, वो भी हमें कैथोड के पास ही मिलता है। तो ये भी लाइन में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, NaOH is formed at near cathode, ठीक है। ये जो हमारा NaOH है ये भी कैथोड के पास मिलता है, ठीक है, वहीं पे फॉर्म होता है क्योंकि Na+ था तो वो निगेटिव वाले टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाता है, वहीं पे अट्रैक्ट होके वहीं पे मिलता है जाके। तो ये क्वेश्चन थे, मतलब वो तुमसे रिएक्शन तो भी पूछ सकता है कि कैसे रिएक्शन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, पर मुद्दे की बात ये है कि वो तुमसे एनोड पे पूछ लेगा कौन सी गैस बन रही है, कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है, इस तरह से चीज़ें तुमसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस तरह से हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रिपेयर होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। अब आगे चलते हैं। अब हमें इस रिएक्शन में, अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया बताना, वो देखते हैं। देखो आगे चलने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन, इसे हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, द रिएक्शन ऑफ, ऐसे बोलना चाहिए, द इलेक्ट्रोलिसिस, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड aqueous solution is known as chlor-alkali process। क्या होता है ना कि ये जो पूरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, इसे हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्लोर-अल्काली प्रोसेस। इसे ये नेम क्यों देते हैं अभी वो भी बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये देखो, क्लोर
इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, एक तो क्लोरीन मिल रहा है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, दूसरा H2 मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो क्लोरीन शब्द से हमने यूज यहाँ पे नाम दिया क्लोर, ये हमारा है क्लोरीन गैस की वजह से, ठीक है, ये नेम आया हमारा क्लोरीन गैस की वजह से। और एल्कलाई मतलब पता ही है, बेस होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और हमारे सिलेबस में सारे वही बेसिस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो NaOH जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है। तो NaOH की वजह से जो वर्ड आया एल्कलाई, वो NaOH की वजह से यहाँ पे आया। तो इन दोनों को कंबाइन करके इस रिएक्शन को नाम दिया गया क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, इसे हम लोग क्लोर अल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दूँ क्या? चलो ठीक है, तुम लोग समझदार हो, समझ आना ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस है, या फिर मैं बना रहने दो, ठीक है। तो अब ये हमारी आ गई। अब हम लोग ये जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं ना तीनों इस वाले रिएक्शन में, ये जो तीनों प्रोडक्ट मिले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इन तीनों का यूज़ होता है इंडस्ट्रियल में, हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आते हैं ये तीनों प्रोडक्ट। तो अब हम देखने वाले हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से शुरू करने वाले हैं। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो पहला यूज़ है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, ठीक है। इसका पहला यूज़ ये है। अब देखो यूज़ है डायरेक्ट ये लिखे हैं, तो तुम्हें भी ऐसे याद करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बस। आगे क्या है, आगे हमें कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, ये जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं ना, कपड़े वपड़े बनाने के लिए फाइबर्स यूज़ होते हैं, उन चीज़ों को मतलब कि बनाने के लिए एक रेयॉन होता है, बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर है, उसे बनाने में भी ये यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग बक्साइट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम लोग ये प्रोसेस देखेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस तुम ऐसे याद कर लो कि हम ओर से कैसे मेटल्स को प्यूरीफाई करके बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, उसे हम लोग उसमें अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अगला यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर इट इज़ यूज फॉर डिग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। मतलब कि ये यूजेज हैं, तो मैंने पढ़ लेना कि मेटल्स जो होते हैं उन्हें, जैसे कि बहुत सारा इंजन होता है, कार का इंजन हो गया, बाइक का इंजन हो गया, जब हम लोग उसकी सर्विस वगैरह कराते हैं तो उसे साफ़ करना पड़ता है, उसे डिग्रीसिंग करना पड़ता है, उसकी ऑयल रिफाइनिंग करनी पड़ती है। तो उन चीज़ों के लिए हमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं आगे, दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिला था? क्लोरीन। तो क्लोरीन भी बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, उसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। क्लोरीन इज यूज टू स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल्स। स्टेरलाइज का मतलब होता है कि एक तरीके से साफ़ करना, मतलब कि बैक्टीरियाज को हटाना, वो काम होता है स्टेरलाइज करने का, और क्लोरीन इसमें यूज़ होता है। देखो अगर तुम्हारे घर पे वो जो टैप वाटर आता है ना, जैसे कि बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी होती हैं नगर पालिका वाली, अगर उसका पानी आता है तो उनमें क्लोरीन का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए, पानी को प्योर करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन वहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी काम आती है क्लोरीन हमारी। आगे इसका कौन सा यूज़ है? इट इज़ यूज फॉर मेक प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म पेंट्स, इन सारी चीज़ों में भी बनाने में यूज़ होती है। इन सारी चीज़ों को भी तुम देख लेना कि पेस्टिसाइड हो गए, हमारे CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, PVC जो पाइप हो गए, उनमें क्लोरोफॉर्म और पेंट्स को बनाने में क्लोरीन का यूज़ होता है। अब ये यूज़ है तो मैं खुद पढ़ने पड़ेंगे यार, इनका कोई ऐसा तो चीज़ है नहीं कि मैं तुम्हें इसमें समझा दूँ या कोई समझाने वाली चीज़ है, ये तुम्हें रटना ही पड़ेंगे। ऐसे पॉइंट्स हैं तो डायरेक्ट तुम्हें रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में आ गया कि टेल द 2 यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस, तो तुम्हें बताने पड़ेंगे क्लोरीन गैस कहाँ कहाँ यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का यूज़। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ, हाइड्रोजन का क्या क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स, ये भी हम लोग 4th लेक्चर जो कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर है ना उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी बस तुम इतना याद कर लो। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, मैथनॉल, इन चीज़ों में मैथनॉल बनाने में काम आता है, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी काम आती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो हमारी लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज फॉर फ्यूल फॉर रॉकेट्स, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ होती है, यही इसके यूजेज हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा केमिकल था, जिसे हमने NaCl हमारे टेबल सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, उससे बना के मतलब उससे बनाया है। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल पे कि हम सोडियम क्लोराइड से और कौन सा केमिकल बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट केमिकल है बेकिंग सोडा।
नेक्स्ट केमिकल है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसका प्रोडक्शन क्या होता है, क्या इसका कॉमन नेम है, वो चीज़ देखते हैं। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, पहले तो केमिकल नेम की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा खुद में एक कॉमन नेम है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई इसका जो बेकिंग सोडा ये तो पता ही होगा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके दूसरा नाम मतलब कि एक दूसरा नेम भी है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर में, मान लो कि 4 मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का आया, तो फिर तुम्हें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये खुद में एक लाइन, इसका कॉमन नेम या केमिकल नेम और फार्मूला ये खुद में 1 नंबर का होगा। अगर तुम इस चीज़ को मेंशन कर दोगे कि केमिकल नेम ये है और इसका फार्मूला ये है, तो तुम्हारा 1 मार्क्स क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। भले तुम्हें आगे पूरा क्वेश्चन ना आता हो, तुम आगे क्वेश्चन ना कर पाओ, अगर तुम सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर इसके फार्मूले और कॉमन नेम या केमिकल नेम का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें याद ही होगी, हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। और दूसरा नेम केमिकल कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके भी प्रोडक्शन की कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा को हम लोग एक्चुअली में बनाते कैसे हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन। भाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन जब भी हम लोगे सोडियम क्लोराइड का, उसे ब्राइन बोलेंगे, विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है ना कि जब हमें बेकिंग सोडा बनाना है तो हमें NaCl मतलब कि हमारा एक्वा सॉल्यूशन लेना है, ब्राइन को लेना है, उसमें हमने अमोनिया डालनी है, अमोनिया से रिएक्शन करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करानी है और वाटर भी लेना है, H2O भी लेना है। एक्वा सॉल्यूशन होगा तो उसमें वाटर भी होगा, इन चारों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें हमारा बेकिंग सोडा मिलेगा, NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलेगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसका सिस्टम कैसे बनता है। इसका जो एक्सपेरिमेंट मतलब इसका फिगर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसका जो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, वो नहीं है। इसको हमें डायरेक्ट रिएक्शन से ही देखना है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, हमें सबसे पहले NaCl लेना है, ठीक है। NaCl लिया हम लोगों ने। दूसरी चीज़ हमें क्या लेनी है, हमें अमोनिया लेनी है, NH3 लेनी है। तीसरी चीज़ हमें क्या लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना है, CO2 लेना है। चौथी चीज़ हमें क्या लेनी है, वाटर लेना है, H2O लेना है, ठीक है। इन चीज़ों को हमें लेना है और इन चीज़ों को हम रिएक्ट करा के क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें हमारा मेन प्रोडक्ट मिलेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें एक और मिलेगी, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, ये चीज़ मिलेगी। ये रिएक्शन ऐसी थी, इसमें NCERT में भी इसकी स्टेट्स मेंशन नहीं करी गई थी और ऐसी रिएक्शन डायरेक्ट में रिएक्शन ही दी गई थी। तो ये चीज़ जो है ये तुम्हें पता ही है, ये हमारा क्या है, बेकिंग ये हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो तुम्हें भी डायरेक्ट ऐसी रिएक्शन याद कर लेनी है। NCERT में ऐसी दी गई थी कि NaCl की रिएक्शन उन्होंने NH3 अमोनिया से कराई, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, H2O डाला और इन दोनों को मिला के ये 2 प्रोडक्ट्स बना दिए। तो बस तुम्हें भी यही करना है, डायरेक्ट इस चीज़ को ऐसे ही देख लेना है। इससे हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। अब हमने इसकी प्रोडक्शन देख ली, अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आओ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बेकिंग सोडा कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पार्कली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। वो चमकदार होते हैं, मतलब कि जो बेकिंग सोडा है इसके क्रिस्टल्स होते हैं। बेकिंग सोडा तो देखा ही होगा यार, घरों में होता है बेकिंग सोडा वगैरह। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका वाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि थोड़े शाइनी होते हैं, स्पार्कलिंग होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। बस यही है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ नॉन कोरोसिव बेस सॉल्ट। ये एक कोरोसिव बेस सॉल्ट नहीं है, मतलब कि तुम इसे किसी मेटल के कंटेनर में भी स्टोर करके रख दोगे तो ये उसे कोरोजन नहीं करेगा, उसे कोई भी मेटल को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर इज माइल्डली एल्कालाइन। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो सोल्यूशन बनता है ना हमारा बेकिंग सोडा का, अगर हम वाटर में घोल के इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो उसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। माइल्डली एल्कालाइन का मतलब होता है कि वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, बेकिंग सोडा का जो वाटर में सोल्यूशन बनता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ पहले हमने देख ली कि पहला तो वाइट क्रिस्टल का होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। दूसरी चीज़ की वाटर में घुलने के बाद ये एक बेसिक सोल्यूशन देता है। आओ देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। क्या होगा जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। तो आओ देखते हैं क्या होता है बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बेकिंग सोडा ले लिया NaHCO3 हम लोगों ने, ठीक है, बेकिंग सोडा ले लिया। अपन लोग इसे क्या करने वाले हैं,
अपन लोग करने वाले हैं इसे हीट। ठीक है, हम लोगों ने इसे किया हीट, या फिर हीटिंग डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग इसे हीट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, Na2CO3। पहली चीज़ तो हमें जो मिलेगी वो मिलेगी सोडियम कार्बोनेट, ये हमें पहला प्रोडक्ट मिला। दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा CO2 गैस मिलेगी। तीसरी चीज़ हमें मिलेगी H2O। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और H2O मिलता है। तो इसका मैं नेम मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, ये तो पता ही है CO2 है, ये H2O। ठीक है, हीटिंग करने के बाद हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक्शन होता है जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। इन चीज़ों को याद कर लेना, मतलब ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। 3 प्रॉपर्टी थी। पहली की ये वाइट क्रिस्टल होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। दूसरी की ये वाटर में सोल्यूबल होने के बाद बेसिक नेचर का सोल्यूशन देता है। तीसरी की ये हीट होने पर 3 हमें प्रोडक्ट देता है कि एक तो पहला सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O, ये 3 चीज़ें हमें देता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि हम बेकिंग सोडा को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके यूजेस को। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, पहला यूज़ क्या है इसका, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। ठीक है, क्या होता है ना कि हम लोग ये पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, पीएच इन डेली लाइफ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि बेकिंग सोडा को हम लोग एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। अब पता ही होगा एंटासिड क्या होते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग केक एंड ब्रेड। जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, और जो बेकिंग पाउडर होता है वो केक, ब्रेड, इन ऐसी चीज़ों को बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है हमारे सामने कि भैया जो बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर है, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सेम चीज़ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन लोग पहले बेकिंग सोडा की। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल कंपाउंड, तुम लोगों की तरह है सिंगल कंपाउंड, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। ठीक है, ये जो बेकिंग सोडा है, जो हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ सिंगल कंपाउंड हैविंग फार्मूला इसका फार्मूला तो अभी हम पढ़ के ही आए हुए हैं, NaHCO3। ठीक है, सोडियम कार्बन NaCO3, ये हमारे पास बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaCO3। अब अगर अपन लोग बात करें बेकिंग पाउडर की, जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर अपन लोग बात करते हैं बेकिंग पाउडर की कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस, इसके अंदर ना बेकिंग सोडा तो होता ही है, ये हमारा NaCO3 तो होता ही है बेकिंग पाउडर के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक और चीज होती है, अ माइल्ड एसिड। ठीक है, इसके अंदर ना एक माइल्ड एसिड होता है। वो एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हमारा एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड, या फिर टर्टेरिक एसिड। ठीक है, मोस्टली हम टर्टेरिक एसिड को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर में 2 चीज़ें होती हैं, बेकिंग सोडा तो है ही, हमारा NaCO3 तो है ही, लेकिन NaCO3 के साथ हम लोग एक माइल्ड बेस यानी कि ऑर्गेनिक बेस बोल सकते, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अ माइल्ड एसिड, एक एसिड, एक वीक एसिड बोल सकते हो, एक ऑर्गेनिक एसिड को इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो एसिटिक एसिड हो या फिर टर्टेरिक एसिड हो, इन दोनों में से कोई भी एक एसिड यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। अब ऐसा ना उसने क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया कि इस बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सेम, जस्टिफाई योर आंसर। मान लो कि एग्जामिनर ने 2 नंबर में ये क्वेश्चन डाल दिया, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये होता है, पर वहीं बेकिंग पाउडर जो हमारे पास होता है वो मिक्सचर है 2 चीज़ों का। पहली चीज़ तो उसमें बेकिंग सोडा तो है ही, दूसरा एक माइल्ड एसिड होता है, या वो एसिड एसिटिक एसिड हो सकता है, वो टर्टेरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब आगे आते हैं कि
आगे एक और चीज़ आती है हमारे सामने, वाई बेकिंग पाउडर यूज्ड इन केक एंड ब्रेड। सवाल ये आता है कि जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा, बेकिंग पाउडर केक और ब्रेड में क्यों यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर, हम लोग बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं केक और ब्रेड के अंदर, सवाल आता है क्यों यूज़ होता है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट यूज़ देखा ना थोड़ी देर पहले कि जो बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं, बेकिंग पाउडर जो होता है वो केक और ब्रेड्स में यूज़ होता है। तो सवाल ये आता है कि वाई बेकिंग पाउडर यूज्ड इन केक एंड ब्रेड्स, केक और ब्रेड्स के अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ ही क्यों होता है। तो आओ देखते हैं क्यों यूज़ होता है ये। सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट रिएक्शन से ही शुरू करने वाले हैं। हमारे पास है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है। बेकिंग पाउडर में हमारे पास है Na, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो बेकिंग सोडा तो ही, प्लस एक एसिड है। अब एसिड क्या करता है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, वो क्या करता है, वो हमें एक H+ आयन देता है। एसिड की पहचान यही है कि वो हमें H+ आयन देगा, ठीक है। ये हमारे पास H+ आयन दिया, उसने कहाँ से दिया, ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम एसिड। ये H+ आयन हमें कहाँ से मिला, एसिड से। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमें क्या देती हैं, हमारे पास CO2 गैस आती है, प्लस H2O मिलता है, प्लस एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। एक सोडियम सॉल्ट मिलता है, हमें नहीं मतलब कौन सा सॉल्ट है, क्या मिलता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस इतनी चीज़ें हैं कि जब हम बेकिंग पाउडर क्या होता है, मैंने क्या बताया, बेकिंग पाउडर जब जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें हम कोई भी एसिड मिला देते हैं। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर था, इसमें हमने एक एसिड को मिला दिया, ये देखो एसिड का मतलब H+ आयन आ गया, ठीक है। इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला और H2O मिला, ये दो चीज़ें मिली। और एक और सोडियम सॉल्ट मिला, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि कौन सा सोडियम सॉल्ट था, क्या बना क्या नहीं बना, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की चीज़ बस ये रिएक्शन है, तो तुम्हें ये देखनी है। अब इस रिएक्शन में जो मेन मुद्दे की चीज़ बनी है, जो हमारे सबसे काम की चीज़ है, जिस वजह से हम बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं केक और ब्रेड में, वो है हमारा ये, एक सेकंड, वो है हमारा ये CO2, ठीक है। CO2 क्या करता है, CO2 क्यों यूज़फुल है, CO2 क्या करता है ना, CO2 एक गैस है। और बेकिंग मतलब केक बना रहे हो या फिर ब्रेड बना रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैदा है उसका डो बनाते हैं, डो मतलब मारते हैं उसे पहले, ठीक है। जैसे कि रोटी बनाने से पहले हम लोग आटे का डो बनाते हैं, उसी तरह से मैदा का डो बनाया जाता है। अब वो क्या होता है ना कि तुमने देखा है, वो थोड़ा सा कैसा समझाऊँ तुम्हें, एक पेस्ट टाइप का होता है, ठीक है। वो पेस्ट टाइप का होता है जब आटा मारा जाता है, उस तरह का। और जब हम उसे हीट करते हैं ना, डाल के बेकिंग सोडा डाल के हीट करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वो उसी डो के अंदर ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है, बाहर निकलने का तो सिस्टम है नहीं। और काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की वजह से ना जो डो होता है वो काफ़ी फूल जाता है, ब्रेड जो होता है हमारा फूल जाता है, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। जब काफ़ी ज़्यादा हीट हो करते हैं तो फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है ना कि जो हमारा ब्रेड है वो स्पंजी बन जाता है। हमने देखा है ब्रेड को दबाते हैं, स्पंज टाइप का होता है, स्पंजी टाइप का होता है, ठीक है। स्पंजी होता है और काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी बन जाता है, फूल जाता है। अगर तुम कभी ब्रेड तुमने बनाया हो तो एक तुम छोटी सी कटोरी में बनाओगे और जब तुम ओवन से उसे बाहर निकालोगे ना, तो वो कटोरी से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाएगा, काफ़ी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो वॉल्यूम इसी CO2 गैस के वजह से ही बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 गैस उसे फुला देती है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देती है और उसे स्पंजी बना देती है। तो इसीलिए हम बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं जब भी हम केक और ब्रेड में डालते हैं, ठीक है। केक और ब्रेड में हम इसे यूज़ करते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट ट्रैप्ड इन वेट डो, जो गीला डो मतलब जो हमने पेस्ट की तरह माड़ा हुआ है हमारा डो, चाहे वो मैदे का हो या किसी और चीज़ का बना रहे हो, एंड बबल आउट स्मूथली, ठीक है, बबल आउट स्लोली मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो क्या होता है ना कि वही मैंने तुम्हें बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्लोली वहाँ से बाहर निकलती है डो से, तो वो क्या करती है, जो हमारा पूरा ब्रेड था उसे काफ़ी उसका वॉल्यूम बढ़ा देती है, उसे सॉफ्ट बना देती है और स्पंजी, काफ़ी ज़्यादा स्पंजी बना देती है। अब ये चीज़ तो हो गई कि इस वजह से हम लोगों ने इसे यूज़ किया, ठीक है। अब तुम में से कोई बच्चा बोले कि ठीक है भैया, आपने बेकिंग पाउडर को यूज़ कर लिया और केक और ब्रेड बना लिया, आपने बेकिंग पाउडर को यूज़ करके केक और ब्रेड में केक मतलब यूज़ कर लिया। पर अब मुझे एक बात बताइए कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट कर रहे थे, हम लोगों ने डायरेक्ट बेकिंग सोडा को हीट किया, तो हमारे पास भी तो तब भी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। ये देखो, जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट कर रहे थे तब भी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही थी। तो हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्ट बेकिंग सोडा को यूज़ कर लेते हैं ना बेकिंग पाउडर की जगह पे।
भाई लॉजिकल सवाल है ना, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया आप कह रहे हो ठीक है, हम समझ गए कि आपने बेकिंग पाउडर को क्यों यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तुम में से किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया भैया हम तो बेकिंग पाउडर की जगह पे हम तो बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ पे भी निकलती है, तो हम क्यों बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर को क्यों यूज़ करें? तो मैंने कहा सही बात है भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर सवाल ये आता है ना कि हम लोग बेकिंग सोडा को क्यों यूज़ नहीं करते हैं, वो देखते हैं। सवाल आता है व्हाट इफ़ वी डोंट ऐड बेकिंग पाउडर टू द केक और ब्रेड। अच्छा एक और सवाल छोटा सा, पहले एक और छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इफ़ वी डोंट ऐड बेकिंग पाउडर टू केक और ब्रेड, क्या हो कि अगर हम बेकिंग पाउडर को यूज़ ही ना करें तो क्या होगा? इफ बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड टू द केक और ब्रेड देन केक और ब्रेड ऑब्टेन विल बी हार्ड एंड क्वाइट स्मॉल इन साइज। हाँ मतलब वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी नहीं, तो जो हमें ब्रेड मिलेगा ना वो काफ़ी हार्ड मिलेगा और वॉल्यूम भी उसका कम होगा, हार्ड एंड क्विट स्मॉल इन साइज, उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, इस वजह से यूज़ नहीं करते, इससे भी तुम देख लेना। अब अगला सवाल ये है कि हम लोग बेकिंग पाउडर क्यों यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा की जगह पे, जबकि बेकिंग सोडा भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना देता है। सवाल ये है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट हैपन इफ़ वी ऐड बेकिंग सोडा इंस्टीड ऑफ बेकिंग पाउडर इन द केक और ब्रेड, तब क्या होगा? अब देखो हम लोगों ने ना अभी एक बेकिंग पाउडर है हमारा, बेकिंग सोडा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यूजेस से पहले हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। क्या थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा? प्रॉपर्टीज़ में क्या था? इट इज़ अ नॉन कोरोसिव बेल्ट, द सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर माइल्डली अल्कलाइन। क्या होगा कि डो जो होता है वो गीला तो होता है भाई, पानी डाल कर ही तो तुम मैदा को माड़ोगे, तो वो गीला तो होता ही है, तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, और जैसे ही हमारा बेकिंग सोडा है, जब हम मान लो कि बेकिंग सोडा हमने यूज़ कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होगा ना कि जो बेस, ये क्या होता है जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये देखो जब ये हीट होगा हमारे पास बेकिंग सोडा, तो ये क्या बना रहा है? सोडियम कार्बोनेट बना रहा है। सोडियम कार्बोनेट एक बेस टाइप का एक बेस होता है, माइल्ड बेस होता है, ठीक है, माइल्ड बेस। ये क्या करेगा, बेस का टेस्ट कैसा होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बेस का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। तो तुमने जो केक और ब्रेड बनाई है ना, वो फूल तो जाएगी भाई, वॉल्यूम उसका बड़ा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर फॉर्म होगी, फूल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी कि उसका जो टेस्ट है इस बेस के फॉर्म होने की वजह से वो कड़वा हो जाएगा। अब तुम बताओ, तुम ब्रेड बना रहे हो या केक बना रहे हो घर पे, अगर उसका टेस्ट कड़वा हो जाए तो वो तुम्हारे किसी काम की रहेगी या नहीं रहेगी? तुम बताओ, तो यूज़लेस हो जाएगी ना। इसीलिए हम लोग जो बेकिंग सोडा है उसे यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टीड ऑफ हम बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। अब बेकिंग पाउडर क्या करता है? बेकिंग पाउडर के अंदर होता है एक माइल्ड एसिड जो इस बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, जिससे कि हमारा केक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो स्पंजी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता, उसका ओरिजिनल टेस्ट बरकरार रहता है। तो वही सारी चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ वी ऐड बेकिंग सोडा इन मेकिंग केक एंड ब्रेड देन सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जो सोडियम कार्बोनेट है हमारा वो फॉर्म हो जाएगा बाई द एक्शन ऑफ हीट। जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे इट विल गिव अ बेटर टेस्ट टू केक और ब्रेड। ये केक और ब्रेड में वही बेसिक नेचर का है, तो अपना बेसिक नेचर दिखाएगा भाई, जो जिसका करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है, तो वही दिखाएगा, कड़वा कर देगा पूरी केक और ब्रेड को, ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वही सोडियम कार्बोनेट का जो बेसिक नेचर होता है उसके वजह से। ये थोड़ा सा बोर्ड टाइप की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे क्या हुआ है? वैन वी ऐड बेकिंग पाउडर, जब हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, इट कंटेन्स बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड मेंटेन टेस्ट ऑफ द केक और ब्रेड। वही मैंने तुम्हें बताया कि जब हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, पाउडर के अंदर एक एसिड होता है, एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड और बेस, और टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसलिए से यूज़ किया। अभी तक हम लोग यूजेस में ही चल रहे थे कि ये देखो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो पहला यूज़ हम लोगों ने देखा बेकिंग सोडा का एंटासिड में यूज़ होता है। दूसरा जो सेकंड यूज़ हम देख रहे थे कि बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। और इतना लंबा टॉपिक ये पूरा बेकिंग सोडा के यूज़ पे ही चला, ठीक है। अब थर्ड यूज़ पे आते हैं। थर्ड यूज़ क्या है? बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। जो हमारे आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स होते हैं ना, लाल लाल कलर वाले, उनके अंदर भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है। क्या होता है ना कि उसके अंदर दो चैम्बर्स बनाए जाते हैं। एक चैम्बर में होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरे में होता है हमारे पास बेकिंग सोडा। और हमें पता है कि जब भी एसिड और मेटल्स के मतलब कि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ये हम पहले ही पढ़ते हुए आए हैं, इसी लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब सल्फ्यूरिक एसिड बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, ये हमको पता है, पहले से ही पता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है ना, तो उस सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाने के कारण ना, उस प्रेशर की वजह से जो पूरा अंदर जो मिक्सचर क्रिएट हुआ है इन दोनों का, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का,
वो बहुत ही प्रेशर से बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेशर से बाहर निकलती है। और जब हम उसे आग के ऊपर मतलब करते हैं ना, आग के ऊपर, तो वो पूरे आग के आसपास ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो आसपास मतलब पूरा ब्लैंक कर देती है स्पेस को, और जिसके वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। अब हमको पता है कि इग्निशन, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती, इसलिए आग बुझ जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो प्रेशर इतना तेज़ निकलता है ना, कि तुमने देखा हो कभी कि मतलब कि किसी चीज़ से बहुत प्रेशर से हवा निकल रही हो, तुम उसके सामने हाथ लगाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है। तुमने अभी जैसे कि कभी साइकिल के टायर की किसी की हवा निकाली हो, जब हम किसी के साइकिल के टायर की हवा निकालते हैं, मतलब किसी के ऊपर ट्राई करके मत देखना, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी हम किसी के साइकिल की टायर की हवा निकालते हैं, साइकिल या बाइक किसी की भी, तो एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और तुम अगर हाथ तुम्हारे पास होगा, मतलब हाथ वहाँ पे होगा, तो तुम्हारा हाथ एकदम बहुत ठंडा हो जाएगा, तुम्हें एकदम बहुत ठंडा फील होगा। तो क्या होता है ना कि ठंडा ठंडा फील होगा, तो टेम्परेचर जो होता है ना, जो कंबशन एक टेम्परेचर होता है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ना एक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस प्रेशर के वजह से वो टेम्परेचर, बर्निंग मतलब जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर है, उससे कम पहुंच जाता है, उससे कम हो जाएगा तो वो जलेगा नहीं। दो रीज़न होते हैं, पहली चीज़ तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। दूसरा, जो भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसका जो टेम्परेचर है वो बर्निंग कंबशन टेम्परेचर से लो पहुंच जाता है। इन दो रीज़न की वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो आग बुझा देता है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसके अंदर बेकिंग सोडा यूज़ होता है। अब ये जो मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया, यही यहाँ पे पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। और सोडा एसिड, ठीक है, एक फायर एक्सटिंग्विशर कई टाइप के आते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल टाइप है ना सोडा एसिड, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे सोडा एसिड बोलते हैं। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन बेकिंग सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेटली मतलब अलग अलग चैम्बर्स में होते हैं। व्हेन द नॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस्ड देन दीज सोल्यूशन मिक्सड टुगेदर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भैया जब दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोर्सेस द लिक्विड ऑन टू द फायर। ये जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ना, ये प्रेशर उस लिक्विड को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है आग के ऊपर निकलते हुए, ठीक है। CO2 फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस कट ऑफ एयर। यहाँ पे एयर सप्लाई लिखा हुआ है, बट ऑक्सीजन सप्लाई तुम समझ सकते हो, ऑक्सीजन सप्लाई एंड एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग को बुझाने लगती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, द लिक्विड ऑल्सो कूल द सब्सटेंस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। वो जो इतने प्रेशर से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है फायर एक्सटिंग्विशर से, वो उस सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम कर देता है टेम्परेचर, जिस वजह से वो जलता नहीं है, ठीक है। तो तुम देख लेना, इसे रट मत लेना, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन तो कर ही दिया, एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेना, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेकिंग सोडा के यूज़। बेकिंग सोडा के यूज़ पहला तो हम लोग एंटासिड में यूज़ कर रहे थे, दूसरा हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं, और वो बेकिंग पाउडर केक और ब्रेड में यूज़ होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। तीसरी चीज़ जो बेकिंग सोडा है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट केमिकल को, जो NaCl का यूज़ करके बनता है, जो कि है हमारा वॉशिंग सोडा। अभी तक हम लोगों ने दो केमिकल्स को देखा है, पहला था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि था कॉस्टिक सोडा, दूसरा था हमारे पास बेकिंग सोडा जो कि था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अब तीसरा जो केमिकल है जो NaCl का यूज़ करके बनाया जाता है वो हमारा है वॉशिंग सोडा। तो आओ इसकी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं पहले। क्या है, वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अब जिसको नहीं पता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो इसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, जो हमारा कल वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये हमारा डेडिकेटेड टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो कि कॉस्टिक सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देंगे तो हमारा वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये हमारा होता है वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम। अगर इसके केमिकल फार्मूले की बात कर लेते हैं तो होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये हमारा होता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला। अब अपन लोग बात करते हैं इसकी भी प्रिपरेशन की, प्रोडक्शन की, ये बनता कैसे है। अभी तक हम लोगों ने दोनों केमिकल्स का प्रोडक्शन देखा, अब इस वाले वॉशिंग सोडा का भी प्रोडक्शन देखते हैं कैसे बनता है। तो प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, अब अपन लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। अभी हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले टॉपिक बेकिंग सोडा में देखा। बेकिंग सोडा में क्या देखा, जो हमारे पास था बेकिंग सोडा NaHCO3, अपन लोगों ने इसे क्या किया था, अपन लोगों ने इसे हीट किया था,
ठीक है, अपन लोगों ने इसे क्या किया, हीट किया, तो हम लोगों को क्या मिला था, Na2CO3 मिला था प्लस CO2 मिला था प्लस H2O मिला था। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट मिले थे जब हम लोगों ने इसे, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बोल लो, जब हम लोगों ने इसे हीट किया था। इसे हम लोग एक अलग नेम देते हैं जो कि नेम होता है अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये पूरा इसी का नाम है अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये जो NO2CO3 होता है इसे हम लोग अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश मतलब सोडा की राख, ऐश मीन्स राख होता है, तो सोडा की राख। ठीक है, जो कॉमन नेम है इसे हम लोग सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन गया है, हम लोगों ने जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो बोलना है तो मैं बोल दो, ये हमारे पास मिल गया। अब इससे हमें बनाना है वॉशिंग सोडा, इस चीज़ से हमें बनाना है अपना वॉशिंग सोडा। तो वो कैसे बनता है वो देखते हैं। When anhydrous sodium carbonate is dissolved in water and recrystalled to form washing soda। ठीक है, जब हम जो हमारा अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है या सोडा ऐसा है उसे हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो फिर वो उसके नए क्रिस्टल्स बनते हैं, रिक्रिस्टलाइज्ड होता है टू फॉर्म वॉशिंग सोडा, जिससे कि ये वॉशिंग सोडा में मिलता है। क्या होता है, हमारे पास है अनहाइड्रस Na2CO3, इसे हम लोगों ने क्या किया, इसे हम लोगों ने वाटर में डाला 10H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें 10H2O मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के अंदर डाल दिया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। देखो जब अनहाइड्रस होता है ना, जब अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है उसका पाउडर अलग टाइप का हमें दिखेगा, उस पाउडर को हमें पानी में डाल देना है। पानी में डालोगे ना, और जब उसे फिल्टर करोगे, छानोगे, पानी को निकालोगे बाहर, तो फिर उसके एक अलग से क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो कि होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अगर केमिकल नेम पे जाओगे ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इससे हम लोग कॉमन नेम डालेंगे तो इसका कॉमन नेम होता है सोडा ऐश। नेम याद कर लेना, एक एक कंपाउंड के 2-2, 3-3 नाम हैं तो कन्फ्यूज़न आ सकती है, एग्जामिनर नेम से भी खेलता है। ठीक है, तो नेम्स को भी अच्छे से याद कर लेना। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा उसी तरह इनकी भी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वॉशिंग सोडा इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, इसका सॉलिड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, बस इतना ही, पहली प्रॉपर्टी तो यही है। इट इज़ द वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है ये पानी में घुल जाता है, और ये कुछ ही मेटल कार्बोनेट्स ऐसे हैं जो वाटर में घुलते हैं, उनमें से ये एक है, मतलब ये भी वाटर में सोल्यूबल होता है। आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी इसकी कौन सी है। द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज़ अल्कलाइन। ये तो हम पहले देख चुके हैं, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 होता है, जब हम उसका वाटर सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसका बेसिक नेचर होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, क्या बोला है आगे, वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स। अब देखो जैसा कि नाम ही इसका वॉशिंग सोडा इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब जो डर्ट और ग्रीस, जो डर्टी क्लॉथ्स हैं उनसे रिमूव कर दे, उसे हम लोग डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो है हमारा, इसके अंदर डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्चुअली डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही तो इसका नाम वॉशिंग सोडा पड़ा है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो सबसे पहला यूज़ कौन सा है अपना, वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा एक ही बात है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो भी तुम्हें बोलना है तुम समझ जाओ। सोडियम कार्बोनेट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स। पहला तो सबसे पहला वॉशिंग सोडा का काम वही है, अपना जो डोमेस्टिक पर्पज़ होता है, अपना कपड़े धोने में काम में आता है ये। दूसरा यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई क्वेश्चंस में डाल के पूछ देता है। जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोजन का एक पॉइंट देखा था कि अ गैस फॉर्म विच बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर को ये डालना है, वॉशिंग सोडा पूछना है, तो वो तुमसे बोल देगा अ कंपाउंड एक्स विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो तुम्हें समझ जाना है कि वॉशिंग सोडा की बात हो रही है वहाँ पे। ये सेकंड वाला जो यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं इसके आगे यूज़ की। पहला यूज़ हो गया भाई वॉशिंग कपड़े धोने में, दूसरा परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में, तीसरा यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, पेपर, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ठीक है, इन चीज़ों में ये यूज़ होता है। अब यूजेस ऐसे ही हैं, यूज़ तुम्हें भी याद ही करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर लेक्चर पहले से ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। एक और बात बता देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ कि इस लेक्चर के PDF नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करके देखना कि कितना समझ में आया, तुम्हें कितना समझ में नहीं आया। और रही बात है जो फर्स्ट क्वेश्चन की, जो मैंने तुम्हें दिखाया था वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ये भी PDF के अंदर रहेगा, तुम इसे भी सॉल्व करके देखना, तुमसे बिल्कुल ईजिली सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।